मुंबई के नज़दीक वसई शहर में एक वही गांव बीच है। इस बीच में लोग घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। रोज की तरह 26 जुलाई 2021 को भी काफ़ी लोग घूम रहे थे और इस बीच का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी अचानक समुद्र की लहरों से एक लहरें आती है, अपने साथ एक काले रंग का बैग लाती है। लहरें वापस चली जाती है और एक काले रंग का सूटकेस समुद्र किनारे छोड़ जाती है। जैसे ही यह सूटकेस किनारे पर आता है, कुछ लोगों की नज़र उस सूटकेस पर पड़ती है। सूटकेस को देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी सूटकेस वाली केस सामने आ चुकी है। इसलिए वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। और जब पुलिस उस सूटकेस को देखती है, पुलिस को कुछ अनहोनी का एहसास होता है। लेकिन पुलिस यह सोचते हुए उस सूटकेस को खोलती है कि उसका अंदाजा गलत हो। लेकिन जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो पुलिस का अंदाजा सही होता है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर से एक लाश निकलती है। उस लाश को देखकर पुलिस वालों के पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस लाश का सिर गायब था, यानी सिर कटी लाश। लेकिन उस लाश के जिस्म में पूरे कपड़े थे। पुलिस उस सूटकेस को अच्छी तरह से तलाशी लेती है और आसपास के करीब 1 या 2 किलोमीटर के इलाके में छानबीन की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस को लगा था कि हो सकता है सर आसपास कहीं फेंका गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लाश को सूटकेस से निकालने के बाद पुलिस एक बार फिर से उस सूटकेस का अच्छी तरह से तलाशी लेती है, ताकि उन्हें कहीं से कोई सुराग मिल जाए। लेकिन इस बार भी पुलिस मायूस हो जाती है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है, ताकि उस लाश की कोई सुराग मिल जाए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि मरने वाली महिला कौन थी, क्योंकि सर कटी लाश को देखकर उसकी पहचान नहीं हो सकती थी और यह किस महिला की लाश है। कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, लेकिन कुछ खास जानकारी हासिल नहीं होती है। सिर्फ एक पहचान थी कि उस महिला के दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और उस मेहंदी के डिजाइन को देखकर पुलिस वाले अंदाजा लगाते हैं यह महिला कोई मुस्लिम महिला है, क्योंकि इस तरह की मेहंदी के डिजाइन अधिकतर मुस्लिम महिलाएं लगाया करती है। और जिस तरह की वह कपड़े पहनी थी, उन कपड़ों को भी देखकर यह अंदाजा लग रहा था कि यह महिला मुस्लिम महिला है। इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं थी। उसके बाद पुलिस उस लाश की कुछ फोटोग्राफ्स निकलवाते हैं और हाथों में लगी मेहंदी की भी फोटो निकाली जाती है और आसपास के कुछ इलाके में लगवा दिया जाता है, ताकि कहीं से इस लाश की कोई जानकारी मिल सके, कोई उसे ढूंढता हुआ पुलिस के पास आ जाए। और साथ ही वसई पुलिस द्वारा मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में यह खबर दी जाती है कि अगर किसी महिला की कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन इतने कोशिशों के बावजूद पुलिस को इस लाश की कोई जानकारी हासिल नहीं होती है। अब पुलिस भी परेशान थी कि आखिर कैसे इस सिर कटी लाश की शनाख्त की जाए। और इसी तरह छानबीन करते करते काफी वक्त गुजर जाता है, यानी 26 जुलाई को यह लाश मिली थी और अब तक लगभग 6 महीने बीत चुके थे। लेकिन अब तक पुलिस के पास इस लाश की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। और इसी तरह छानबीन करते करते पूरा साल गुजर जाता है और फिर साल 2022 आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पुलिस ने उसका डीएनए सैंपल और उसके कुछ फोटो और कपड़े संभाल कर रख लिए थे। इसके बाद पुलिस ने पूरे रीति रिवाज के साथ उस लाश को मुंबई के एक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अब 14 महीने बीत चुके थे। अब भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। अब पुलिस ने फाइल बंद कर दिया। फिर अचानक 29 अगस्त को, यानी 14 महीने के बाद, एक व्यक्ति मुंबई के एक पुलिस स्टेशन आता है और वह पुलिस से यह कहता है कि मेरी भतीजी पिछले 14 महीनों से घर से गायब है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
29 अगस्त को यानी 14 महीने बाद एक व्यक्ति मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में आता है और वह पुलिस से कहता है कि मेरी भतीजी पिछले करीब 14 महीने से घर से गायब है और हमें उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि अचानक वो कहाँ चली गई बिना कुछ बताए। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी भतीजी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और वह अपनी भतीजी का नाम सानिया शेख बताते हैं और कहते हैं कि मैं सानिया का चाचा हूं और मैं कर्नाटक के बेलगांव से आया हूं। पुलिस उनसे पूछती है कि आपकी भतीजी को लापता हुए करीब 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है और आप इतने दिनों के बाद मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। आप इतने दिनों तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आपकी भतीजी यहां मुंबई में क्या कर रही थी? वह पुलिस वाले को बताते हैं कि सानिया यतीम है, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सानिया के चाचा ठीक ठाक परिवार से थे, यानी वह फाइनेंशियली स्ट्रांग थे और साल 2017 में उन्होंने सानिया की शादी मुंबई के नाला सुपारा में रहने वाले आसिफ शेख से की थी और उस वक्त आसिफ सऊदी अरब में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि सानिया और आसिफ की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन दोनों की रजामंदी से हुई थी और वो दोनों इस शादी से बहुत खुश थे। और फिर 2019 में सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा, क्योंकि यह एक खुशहाल परिवार था। लेकिन अब इनके घर एक नई खुशी आ गई थी। सानिया के चाचा जावेद ने पुलिस को आगे बताया कि अक्सर हमारी बेटी सानिया से फोन पर बातें हुआ करती थी, लेकिन अचानक से उसने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था और फिर कुछ दिन बाद स्विच ऑफ आने लगा। तब 8 जुलाई 2021 को जब सानिया की दादी का इंतकाल हो गया तो हमने फिर से एक बार सानिया को खबर देने के लिए फोन किया था, लेकिन उस दिन भी उसने हमारा फोन नहीं उठाया और फिर कुछ दिनों बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। हमारी तो उससे कभी कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि हमारी कभी भी सानिया के पति आसिफ से बात नहीं होती थी और ना वह खुद फोन करके हमसे बात करता था। और जब सानिया फोन नहीं उठा रही थी तब हमने आसिफ को फोन किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सानिया से मिलने नहीं जा सकते थे। लेकिन जब भी हम आसिफ को फोन लगाकर कहते थे कि सानिया से हमारी बात करा दो तो वह रॉन्ग नंबर कह के काट देता था। इसके बाद पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद से सानिया के ससुराल का एड्रेस पूछती है। तब जावेद शेख एक अजीब बात बताई। जावेद शेख ने बताया कि सानिया के ससुराल वाले नाला सुपारा के अचौले में रश्मि रेजेंसी अपार्टमेंट में रहते थे, क्योंकि उसके ससुराल में जॉइंट फैमिली थी, इसलिए वह सभी लोग साथ ही रहते थे। जावेद शेख ने बताया कि सबसे पहले वह अपनी बेटी के ससुराल ही गए थे, क्योंकि वह वहां पहले भी आते जाते थे, इसलिए उन्हें अच्छे से मालूम था कि उसका घर कहां पर है। लेकिन जब वह इस बार नाला सुपारा में आसिफ के घर पहुंचे तो वहां पर उन्हें सानिया के ससुराल वालों में से कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आसिफ के परिवार ने यह घर बेच दिया है और अब वह लोग कहीं और शिफ्ट कर गए हैं। ये सब जानकर उस वक्त जावेद शेख बहुत परेशान हुए। एक तो बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था और अब उसके ससुराल वाले भी अपना मकान बेचकर कहीं और चले गए थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो लोग कहां गए हैं। अब उन्हें कहां ढूंढा जाए। जावेद शेख के साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी आए थे, क्योंकि इस उम्र में कर्नाटक से मुंबई अकेले नहीं आ सकते थे। नाला सुपारा में उनके पड़ोसी को भी नहीं पता था कि वो लोग कहां गए हैं, इसलिए जावेद शेख परेशान थे कि अब सानिया को कैसे ढूंढा जाए। जावेद शेख पुराने ख्यालात के इंसान थे, इसलिए वह फोन नंबर सेव करने के बजाय एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखते थे। सानिया के चाचा जावेद शेख ने अपनी छोटी सी डायरी में देखना शुरू किया तो उसमें सानिया की सास का नंबर मिल गया। उन्होंने फौरन ही उस नंबर पर फोन किया। सानिया के सास ने फोन उठा लिया। फिर जावेद ने उनसे बातें की और बातों बातों में उसने बताया कि वह लोग अपना घर बेचकर कहीं और शिफ्ट कर गए हैं। फिर उन्होंने उस जगह का नाम भी बताया जहां वो उस वक्त रह रहे थे। उसने कहा कि मुंब्रा थाने डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है, वो लोग वहीं रहते हैं। और सानिया की सास ने
एक लैंडमार्क भी बताया कि उनके घर के पास एक बड़ा सा मैरिज हॉल है। सानिया के ससुराल का पता चलने पर जावेद शेख फौरन ही अपने रिश्तेदारों के साथ मुमरा पहुंच गए और फिर उस मैरिज हॉल का पता करते करते सब लोग सानिया के ससुराल पहुंच गए। वहां उन लोगों को बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और घर पर सानिया के सास ससुर, उसका देवर यासीन, पति आसिफ और सानिया की छोटी सी बेटी भी मौजूद थी। लेकिन सानिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। जावेद शेख ने आसिफ से पूछा, सानिया कहाँ है, उसे बुलाओ। इस पर आसिफ ने एक अजीब कहानी बताई। उसने कहा कि जुलाई 2021 में एक दिन जब वह सोकर उठे तो उनको एक खत मिला और उस खत में लिखा था, मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं उसके पास जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये खत सानिया ने लिखा था और वह घर में छोड़कर जा चुकी थी। इस तरह अपने आशिक के साथ भागने से पूरा परिवार दुखी हो गया था कि सानिया इस तरह किसी और से इश्क लड़ाती रही और उसके साथ भाग गई। उसने हमारी इज्जत और अपनी बेटी का भी परवाह नहीं किया। आसिफ ने कहा कि उसने यह लेटर संभाल कर रख ली थी। फिर उसने यह खत सानिया के चाचा की तरफ बढ़ाया। फिर उन्होंने पुलिस को बताया। उस खत को लेकर मैंने भी पढ़ा। सानिया के ससुराल वालों की बातें सुनने के बाद जावेद शेख और उसके साथ आए लोग मुमरा से वापस आ गए, जहां वो लोग मुंबई में ठहरे हुए थे। सानिया के चाचा जावेद शेख को अपनी भतीजी सानिया की इस हरकत से बहुत दुख हुआ था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनकी सानिया ऐसी हरकत कर सकती है। इस बात से उनका दिल संतुष्ट नहीं था, क्योंकि सानिया की परवरिश उन्होंने ही की थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि सानिया ऐसी हरकत नहीं कर सकती है, क्योंकि वह ऐसी थी नहीं, और अगर वह कहीं जाती भी तो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ती। इन्हीं सब बातों को लेकर वह 2-3 दिन तक सोचते रहे, क्योंकि उनका दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। और फिर 29 अगस्त 2022 को वह मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और यहाँ की पुलिस ने उनसे कहा कि आपकी बेटी नाला सुपारे के अचौले थाना क्षेत्र से गायब हुई थी, इसलिए आपको वहीं जाना चाहिए। अगर आप यहाँ कंप्लेन लिखाते भी है तो फिर हम उसे नाला सुपारा थाने में ही ट्रांसफर करेंगे। और फिर उसी दिन जावेद शेख नाला सुपारा के अचौले पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां की पुलिस ने सानिया शेख की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली और फिर फौरन ही छानबीन शुरू कर दी। जावेद शेख को यकीन नहीं था कि सानिया किसी के साथ भाग सकती है। उन्हें लग रहा था जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जावेद शेख घर चले जाते हैं। उनके घर चले जाने के बाद पुलिस ने जावेद शेख की बात पर यकीन करते हुए मुंबई इलाके के सभी थानों में सूचना दे दी गई कि जुलाई 2021 या उसके बाद में जितने भी अनसोल्ड केस हैं, यानी जिसमें किसी की लाश मिली हो और उनकी पहचान ना हुई हो, अगर ऐसा कोई केस है तो उस फाइल को भेजिए। और फिर 26 जुलाई 2021 को वसई के बीच में मिली इस सर कटी लाश का केस सामने आता है और इत्तेफाक से ये एक महिला की लाश थी और उसकी कद काठी भी सानिया की कद काठी से मेल खाती थी। और अगले दिन अचौले पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद को थाने में बुलाया और उनकी उस लाश की तस्वीरें व मेहंदी की डिजाइन, इसके अलावा कुछ और चीजें तस्वीरों में दिखाई। जावेद शेख उस लाश के कपड़ों से फौरन ही पहचान जाते हैं कि वह उनकी भतीजी सानिया ही है, क्योंकि वह भी ऐसे कपड़े पहनती थी और जब कभी कभार अपनी बेटी अमायरा को दिखाने के लिए वीडियो कॉल करती थी तो उस वक्त जावेद शेख ने ऐसे कपड़े पहने हुए देखा था। और जब कभी वह मेहंदी लगाती थी तो अक्सर इसी तरह की डिजाइन लगाया करती थी। इसके बाद सानिया के ससुराल वालों को भी फोन करके अचौले पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्हें भी सारी तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन वो लोग इस लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो लोग अपने बात पर ही अड़े रहते हैं कि सानिया तो किसी के साथ भाग गई है। फिर पुलिस वाले आसिफ को कहते हैं कि ठीक है, तुम रिटेन में लिख कर दे दो कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। आसिफ तुरंत ही रिटेन में कागज पर लिख के दे देता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ और पुलिस वाले उसे कहते हैं कि ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद पुलिस वाले सानिया के चाचा को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आइए और साथ में वह सानिया का लिखा हुआ लेटर भी लेते आइएगा। दूसरे दिन सानिया के चाचा जावेद शेख
पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और साथ में वो लिखा हुआ लेटर भी लाते हैं जो आसिफ ने सानिया के चाचा को दे दी थी। पुलिस वाले उस लेटर को लेते हैं और आसिफ से लिखाया गया उस रिटेन को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज देते हैं ताकि जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आ जाए। इसके बाद सानिया के चाचा जावेद शेख से और पूछताछ की गई, जैसे आपको सानिया के ससुराल वालों पर कोई शक है और अगर शक है तो क्यों है। सानिया के चाचा जावेद शेख ने कहा कि शादी के शुरू में दहेज को लेकर थोड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। लेकिन जब सानिया की बेटी अमायरा पैदा हुई तो उस बच्ची को लेकर सानिया और उसके ससुराल वालों में कुछ मनमुटाव चल रहा था, लेकिन सानिया ने कभी भी खुलकर इस बारे में नहीं कहा था, इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और जो लाश वसई के भुई बीच से मिली थी, सिर्फ ये कह देने से कि वह सानिया नहीं है नहीं मानी जा सकती थी, क्योंकि उसको कोर्ट में साबित भी करना पड़ता है और उसके पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। और फिर पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए सानिया के पति आसिफ और उसकी 3.5 साल की बेटी अमायरा का ब्लड सैंपल ले लिया और उस लाश के सैंपल को मलीना लैब में पहले से ही रखा था। इसके बाद इन तीनों का डीएनए एक दूसरे से मैच करके देखा जाता है। पहले आसिफ शेख का डीएनए उसकी बेटी से मैच किया जाता है तो वह मैच हो जाता है। फिर उस सर कटी लाश का डीएनए आसिफ की बेटी अमायरा से मैच किया जाता है तो अमायरा का डीएनए उस लाश से मैच हो जाता है। अब इससे यह तो साफ हो गया कि वह लाश अमायरा की मां यानी सानिया की है। इसके बाद पुलिस ने फौरन 15 सितंबर 2022 को आसिफ शेख को अरेस्ट कर लेती है। अब थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई। पहले तो आसिफ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो आसिफ पुलिस की सवालों के आगे टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि उसने ही अपनी पत्नी सानिया शेख की हत्या की थी। और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह हैंडराइटिंग भी आसिफ की थी, सानिया की नहीं थी। आसिफ पुलिस वालों को बताता है कि वह खत उसने खुद ही लिखी थी। आसिफ ने यह भी बताया कि उसने यह कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी सानिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में यह भी था कि आसिफ का किसी दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा था और इस बात की जानकारी सानिया को हो गई थी और सानिया को रास्ता से हटाने के बाद वह दोनों शादी कर सकते थे, इसलिए आसिफ ने सानिया की हत्या कर दी। और आसिफ ने यह भी बताया कि इस हत्या में उसके घर वालों का कोई हाथ नहीं है और ये सारा प्लान उसका खुद का था। और तहकीकात में यह बात भी सामने आई कि आसिफ की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन आसिफ ने उस लड़की को तलाक दे दिया था क्योंकि उसकी पहली पत्नी का किसी से अफेयर था। अब सवाल यह उठता है कि अगर आसिफ ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था तो फिर सानिया को तलाक क्यों नहीं दिया, उसकी हत्या क्यों की? अब यही सवाल पुलिस के मन में उठ रहा था। इसके बाद पुलिस ने जब आसिफ के घर वालों से पूछताछ की तो इस केस में एक और कहानी निकलकर सामने आई। पूछताछ के दौरान आसिफ के पिता हनीफ और भाई यासीन दोनों ही पुलिस की सख्ती से टूट जाते हैं और दोनों कबूल कर लेते हैं कि सानिया की हत्या में उन दोनों का भी हाथ है, जबकि आसिफ का कहना था कि इस हत्या में सिर्फ उसका ही हाथ था। तो फिर उसके पिता हनीफ और भाई यासीन ने अपना जुर्म कैसे कबूल कर लिया था? और आगे की पूछताछ में उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आसिफ ने आगे अपने बयान में बताया कि जब 2021 में आसिफ का पूरा परिवार नाला सुपारा के घर में रहते थे। 21 जुलाई का दिन था, बकरीद का त्योहार था। सुबह सानिया जल्दी से उठ जाती है क्योंकि बकरीद का दिन था। घर में एक अलग सी रौनक थी और नहा धोकर तैयार होती है। फिर वह खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। शाम में मेहमान भी आने वाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन घर में सानिया, उसका पति आसिफ और उसके ससुर हनीफ और देवर यासीन, सिर्फ ये तीनों ही थे। बाकी के लोग उस दिन मुमरा चले गए थे और सानिया की बेटी अमायरा को भी साथ ले गए थे। मुमरा में आसिफ की सगी बहन का ससुराल था। इधर सानिया के ससुराल की बात करें तो उस दिन बकरीद का त्योहार था, इसलिए उन्होंने बकरे को ज़बाह करने के लिए चाकू छुरी भी तैयार कर रखे थे और घर पर रस्सी भी रखी हुई थी। इसके बाद आसिफ, यासीन और हनीफ उन तीनों ने एक बड़े से टब में पानी भर दिया। इस साजिश से अनजान सानिया उनके लिए किचन में खाना बना रही थी।
ये तीनों हैवान मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसी पानी से भरे टब में डाल देते हैं। सानिया का दम घुटने लगता है। हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने आप को बचा नहीं पाती और फिर थोड़ी देर में दम तोड़ देती है। इसके बाद तीनों उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें लग रहा था कि कहीं वह जिंदा तो नहीं। इसके बाद आसिफ ने अपनी पत्नी सानिया का गला जोर से दबाया और काफी देर तक दबाए रखा। जब उसे यकीन हो गया कि वह मर चुकी है, फिर बकरा काटने वाले छुरे से आसिफ ने सानिया के सर को धड़ से अलग करने लगता है। लेकिन उन हैवानों ने अभी गला आधा ही काटा था कि खून को देखकर आसिफ की हालत खराब होने लगती है और वह बेहोश होने लगता है। तो फिर सानिया के ससुर हनीफ ने आसिफ से वह छुरा ले लिया और अपनी बहू के सर को धड़ से अलग कर दिया। और फिर सानिया के लाश को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर से सानिया के कटे हुए सर से सारे बाल काट दिए। सानिया के होंठों के पास एक तिल था। उन्हें लगा कि इस तिल के जरिए उसकी पहचान हो सकती है, इसलिए उन दरिंदों ने चाकू से उसे भी साफ कर दिया। मतलब ये कि अब सानिया के सर का ऐसा हाल हो गया था कि अगर सर पुलिस को मिल भी जाता तो उसकी पहचान नहीं हो सकती थी और बिना सर के धड़ को पहचाना नहीं जा सकता था। और जो बाल सानिया के सर से काटे गए थे उसे घर में ही जला दिया गया। इसके बाद उसके सर को एक काले रंग के प्लास्टिक बैग में भरकर आसिफ और यासीन उस बैग में रखे सर को लेकर निकल जाते हैं और समुद्री खाड़ी के पास जाकर सानिया के सर को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र उसे बहाकर कहीं और ले गया। फिर दोनों घर वापस आकर आसिफ सानिया के धड़ को एक काले रंग के बड़े से बैग में पैक कर देता है और फिर अपने बहनोई यूसुफ शेख को फोन करता है। क्योंकि उसका बहनोई मुंबई में कैब ड्राइवर था, इसलिए आसिफ ने यूसुफ को फोन कर कहा, आप जल्दी से अपनी कैब को लेकर हमारे घर आ जाओ। और अब दोपहर हो चुका था। यूसुफ फौरन कैब लेकर आसिफ के घर पहुंच जाता है और उसे भी इस हत्या के बारे में बताया जाता है। इसके बाद लाश से भरे उस बैग को गाड़ी में रखकर वसई बीच जाकर समुद्र के अंदर बैग को फेंक देते हैं। उन्होंने सोचा था कि समुद्र की लहरें उसे बहा कर ले जाएगी। इसके बाद वह लोग घर वापस आकर सानिया के खून को साफ कर देते हैं और जो परिवार बहन के घर गए हुए थे उन सबको घर वापस बुला लिया जाता है और फिर अच्छे अच्छे खाने पकाए जाते हैं और शाम को उसके घर में मेहमान भी आते हैं। मेहमानों की अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है और वो लोग ऐसा जता रहे थे जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। इस बयान को सुनने के बाद पुलिस यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस पूरे परिवार ने मिलकर सानिया के साथ इतनी भयानक साजिश क्यों रची थी और उसका मोटिव क्या था, यानी इतनी बेरहमी से हत्या करने की वजह क्या थी। दरअसल 2017 में जब आसिफ की शादी सानिया से हुई थी और फिर 2019 में जब सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा। हालांकि कई साल पहले आसिफ की बहन की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। अमायरा के जन्म से पहले ही उनके घर में यह बात होने लगी कि सानिया जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वह बच्चा आसिफ की बहन को दे देगी, और यही बात आसिफ की बहन ने भी कही थी। आसिफ अपनी बहन की बात मान लेता है, लेकिन जब सानिया को इस बात का पता चला तो वह इसके खिलाफ होती है। लेकिन उस वक्त आसिफ फिर से सऊदी अरब चला गया और इधर सानिया अकेले पूरे परिवार से लड़ रही थी कि वह अपना बच्चा किसी को नहीं देगी। सानिया का कहना था कि वह उसका पहला बच्चा है और अगर ये दूसरा बच्चा भी होता तो वह किसी को नहीं देती। सानिया का कहना था कि वह किसी यतीम खाना से बच्चा गोद ले ले, इससे किसी यतीम बच्चे का भी भला हो जाएगा, उसे भी घर मिल जाएगा। लेकिन आसिफ की बहन की जिद थी कि उसे सानिया की बेटी अमायरा ही चाहिए। और फिर एक दिन किसी बात को लेकर सानिया के ससुर ने उसे बहुत मारा पीटा था, जिसकी कंप्लेन सानिया ने अचौले पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर कंप्लेन नहीं की थी। और फिर 2020 में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से आसिफ सऊदी अरब में ही फंस गया था। लेकिन फिर 2021 के शुरुआती दिनों में ही किसी तरह आसिफ वापस इंडिया आ जाता है। वो वहाँ किसी शिपिंग कंपनी में काम करता था और आसिफ की भी जिद थी कि अमायरा को अपनी बहन को दे दे, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं है। और इसी बात से घर में झगड़ा बढ़ने लगा। अब पूरा घर एक तरफ हो गया
और सानिया अपनी बेटी के लिए एक तरफ थी। और तो और ससुराल वालों ने सानिया को मना कर रखा था कि अब वह अपने घर वालों से बात नहीं करेगी। यही वजह था कि सानिया ने 8 जुलाई 2021 से अपने घर वालों का फोन उठाना बंद कर दी थी और फिर 21 जुलाई को बड़ी बेरहमी से सानिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सानिया का फोन भी स्विच ऑफ कर दिया गया था और फिर हत्या के 5 दिन बाद वह बैग समुद्र की लहरें वसई बीच के किनारे फेंक जाती है और फिर सानिया के चाचा जावेद शेख ने करीब 1 साल बाद सानिया की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया छुरा और सानिया के सर को बहुत कोशिशों के बाद भी बरामद नहीं कर सकी। वैसे इस केस को सुलझाने में वसई पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वसई पुलिस ने न केवल उस सरकटी लाश की अलग अलग तस्वीरें खींचकर अपने पास हिफाजत से रख ली थी, बल्कि जरूरत के लिए उस लाश की डीएनए सैंपल भी महफूज रखा था। और यही सबूत इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसकी वजह से आज कातिल कानून के शिकंजे में है। सानिया की हत्या के बाद सानिया की बेटी अपनी बुआ के घर में ही रहने लगी थी और फिलहाल इस केस की बात करें तो सानिया का पति आसिफ, ससुर हनीफ, देवर यासीन और आसिफ का बहनों यूसुफ, यह सभी लोग जेल में बंद है। आसिफ और उसके घर वाले अपने गुनाहों को छुपाने की लाख कोशिशों के बावजूद भी पहुंच गए सलाखों के पीछे। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं क्राइम की कोई दूसरी कहानी में। धन्यवाद।